दोस्तों, इस बार मैं फिर एक और वीडियो के साथ आया हूँ। इस बार मैं क्लास 10th के विषय साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं दोस्तों आप लोग का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल घंटा बजा लें, जो कि आने वाला वीडियो आपके लिए सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th और भी क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपका विषय वस्तु स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला सब्जेक्टिव जो विषय साइंस का है, विषय विज्ञान का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश के परिकिरणन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण से समझाएं। यानी प्रकाश के परिकिरणन से आप क्या समझते हैं, उसको एक उदाहरण से समझाएं। तो इसका उत्तर है जो जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे हम उस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, इसे हम इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। उदाहरण क्या है कि प्रकाश की परिकिरणन की वजह से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब जो आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है, इसकी एक वजह है, वो है प्रकाश का परिकिरणन। इसमें क्या होता है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो परिकिरणन जिस रंग का होता है वो है नीला, और नीला प्रकाश का परिकिरणन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आकाश नीला प्रतीत होता है। चलिए नंबर दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। यानी जो आप लोग देखते हो शॉप, ज्वेलरी शॉप वगैरह पर लिखा था 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट सोना लिख रहा था ना। ये 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो 24 कैरेट शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यानी जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम और नर्म होता है। कहने का मतलब जो 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है वो क्या होता है, मुलायम भी होता है और साथ साथ नर्म होता है। जब मुलायम और नर्म रहेगा तो कोई वस्तु बन पाएगा, उसका आकार किधर किसी दूसरी तरह का आकार बन जाएगा, क्योंकि वो नर्म है। तो उससे जिससे आभूषण नहीं बनाया जाता, और जब नर्म होगा तो उससे आभूषण बनेगा नहीं बनेगा। तो इससे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। अब सोना को कठोर बनाने के लिए जिससे कि आभूषण बन पाए तो उसमें क्या मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाए, कठोर हो जाए, ताकि आभूषण बन पाए। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए प्रायः 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा कंट्री होता है, हमारा देश है, उसमें कितने सोने का उपयोग होता है, 22 कैरेट सोने से ही आभूषण का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि 22 कैरेट भाग सोना और 2 कैरेट चांदी या तांबा होता है। जब आभूषण का निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं आभूषण को, तो उसमें 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट चांदी या फिर तांबा होता है। ये आज आपका दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब मैं तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने देता हूँ। नंबर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखें। यानी प्रत्यावर्ती यानी एसी करंट और डीसी करंट में क्या लिखना, अंतर लिखना, डिफरेंस बिटवीन एसी करंट और डीसी करंट। जब हमको कोई चीज़ का अंतर लिखने का पड़े तो उसको दो साइड में आप लिखिए। एक साइड जिस दो अंतर को तो बीच में एक लाइन खींच दीजिए। जिस प्रकार से मैं इस यहाँ पर किया हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दो को दो साइड कर दिया और बीच में एक लाइन खींच दिया, क्योंकि अंतर लिखने का दोनों का अंतर लिखना पड़ता है। ये नहीं कि पहले दिष्ट धारा का अंतर लिख फिर आप नीचे में, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतर उस प्रकार से लिखा नहीं जाता। तो देखिए हम किस प्रकार से लिखे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखे। तो इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान समय के साथ क्या होता है, बदलता है। लेकिन इसमें धारा यानी दिष्ट धारा में इसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। पहला अंतर ये था। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें दूर दूर तक भेजा जा सकता है। कहने का मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा को हम दूर दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को हम दूर दूर तक भेज नहीं सकते। यानी दिष्ट धारा को हम दूर दूर तक भेज नहीं सकते हैं। नंबर 3 जो कि अंतर है, यह काफ़ी खतरनाक होता है। यानी ये जो धारा होता है प्रत्यावर्ती धारा काफ़ी डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। कहने का मतलब इसमें अगर किसी को शॉर्ट सर्किट लग जाए तो उसको बचने का चांस कम रहता है। लेकिन ये जो दिष्ट धारा ये खतरनाक नहीं होता, यानी दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होता। ये नंबर 3 अंतर था। फिर नंबर 4 अंतर है, यह चालक के ऊपरी सतह से प्रवाहित होता है। कहने का मतलब ये जो धारा होता है, ये चालक जो था जिस तार से हम धारा को इसको ऊपरी सतह से प्रवाहित होता है। लेकिन दिष्ट धारा ये चालक के
भीतरी सतह से प्रवाहित होता है। ये नंबर चौथा अंतर था। फिर नंबर 5वां अंतर क्या है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, एसी करंट को हम आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो होता है जिस धारा यानी डीसी करंट होता है, इसे हम आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते। ये नंबर तीसरा था क्वेश्चन। फिर नंबर चौथा, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है। कहने का मतलब जो हम रेलवे देखते हैं, रेलवे जाते हैं ना, रेलवे जब ट्रेन का आप सफ़र करते हो देखते हैं उस पर सिग्नल रहता है, उसमें 3 कलर के बल होता है। एक कलर उसमें लाल होता है जिसको हम डेंजरस बोलते, खतरा का निशान बोलते हैं। लाल किस का है, खतरा का निशान। तो कहने का मतलब रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है। अब रेल जब पास होता है तो लाल रंग का मतलब है कि खतरा है। आप पटरी को जब पास करें तो रेल वो जो सिग्नल उसमें देख ले कि अगर लाल बत्ती जरा तो पटरी पास ना करे, वो खतरा का निशान होता है। तो रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, जिससे कि उसका परिकीर्णन कम हो पाता है। लाल रंग का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का परिकीर्णन कम होता है और यह लाल रंग कम फैलता है। और परिकीर्णन जिसका कम होगा वो क्या होगा, कम फैलेगा। और कम फैलेगा तो क्या होगा, हम दूर से भी उसको हम देख पाते हैं। तो जिसका कम फैलता है, जिसकी वजह से यह धुएं या कुहासे में भी स्पर्श दिखाई देता है, जिसके कारण इसका परिकीर्णन कम होता है क्योंकि तरंगदैर्ध्य अधिक है, तो इसे हम धुआं या कुहासा में भी आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है, जिसकी वजह से रेलवे का सिग्नल कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। फिर नंबर 5वां, नंबर 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में अंतर लिखे, जो कि काफ़ी एग्जाम रिलेटिव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखे। तो अम्ल और क्षार में जब अंतर लिखेंगे तो हम बताएं, अंतर लिखने के लिए एक तरफ अम्ल लग दिया, क्षार, और क्षार को हम क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखें। हो सकता है एग्जाम में आपको बोल दिया जाए अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म में अंतर लिखे, तो सेम ही चीज़ है, क्या है, सेम है। अम्ल और क्षार बोले या अम्ल या भस्म बोले, दोनों एक ही क्वेश्चन हुआ। तो अंतर जब लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, पहला एक तरफ अम्ल कर दिए, एक तरफ क्षार या भस्म कर दिए। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। कहने का मतलब अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर यानी H2O में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। लेकिन भस्म क्या करता है, यानी क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन यानी OH- देता है। यानी जो भस्म होता है या क्षार जो जल में घुलकर क्या देता है, OH- यानी हाइड्रोक्सिलिक आयन देता है। फिर नंबर 2 जो अंतर है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ स्वाद में, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। फिर नंबर 3 अंतर है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल को जब नीले लिटमस पत्र पर डालते हैं तो वो क्या होता है, लाल रंग हो जाता है। लेकिन क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लेकिन क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर नंबर 4 जो उदाहरण हम एग्जाम्पल दे दिया कि H2SO4 जो क्या होगा, जब जल के साथ घुलेगा तो क्या कर देगा, H+ आयन जरूर देगा। लेकिन NaOH जब जल के साथ घुलेगा तो वो क्या देगा, OH- देगा। कहने का उदाहरण है H2SO4, एक उदाहरण हुआ HCl, ये सब क्या है, एसिड है, अम्ल है। लेकिन जो उदाहरण इधर लिखे हैं वो क्या है, क्षार है, NaOH और KOH, ये सब क्षार है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, साथ साथ हमें मोटिवेट करें। अगर कोई इसमें गलती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।